नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। भाजपा सांसदों ने मंगलवार को सीपी राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को एनडीए के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत बताया और इसके लिए उन्हें सभी दलों से मिले व्यापक समर्थन को श्रेय भी दिया। मुझे लगता है कि सभी सांसदों ने फिर एक बार दर्शाया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को जिस प्रकार से प्रगति और एक विश्व में पहचान मिली है, उसको देखते हुए वो चाहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति देश का उप राष्ट्रपति बने। इनके सामने कोई चुनौती नहीं थी, फिर भी इतने सारे विपक्ष के सांसदों ने इनको समर्थन दिया है। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन जी को ये फिर एक बार दर्शाता है कि देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। देश आगे बढ़ना चाहता है। देश नकारात्मक सोच को ठुकराकर सकारात्मक राजनीति, विकास की राजनीति, प्रगति की राजनीति, शुद्ध राजनीति में विश्वास करता है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिस मार्जिन से दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा के एमपीज ने वोट देकर के जिताया है, ये देश के लिए, हमारा संविधान के लिए, भारत का भविष्य के लिए एक अच्छा लक्षण है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ये अपने मन से, अंतरात्मा से, फ्री एंड फेयर और सीक्रेसी में वोटिंग होता है। इसमें कोई दबाव काम नहीं करता है, टोटली सीक्रेट वोटिंग होता है। और अपोजिशन पार्टी के भी कई एमपीज ने आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीज ने अंतरात्मा से वोट दे करके, और हमारा जितना संख्या है एनडीए के, उस संख्या से भी कई ज्यादा वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। मैं पूरे एमपीज को, पूरे एनडीए के एमपीज को और बाकी पार्टी के जितने एमपीज ने सीपी राधाकृष्णन जी को वोट दिए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। शानदार सफलता मिली है और एनडीए के सभी सहयोगियों ने इसमें अभूतपूर्व समर्थन दिया और उस कारण से जो आशा थी उससे अच्छी सफलता मिली। ऑपोजिशन ने कहा था कि लोकतंत्र की आस्था को बचाना है तो उन्हें वोट करें। अब ये उनके विचार का विषय है, जो लोकतंत्र में निर्णय आ चुका है सांसदों के बीच में से। अपेक्षा से बहुत ज्यादा हो गया। हम तो अपने 318 वोटों की बात की, मगर जिस प्रकार से ये वोट 452 गए हैं, 418 से 452, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये जीत ऐतिहासिक है। सच पूछिए तो नक्सलियों के समर्थकों के सामने राष्ट्रभक्तों की जीत है। कांग्रेस ये कह रही थी 315 वोट कम से कम हुआ, क्रॉस वोट हुआ है। अंतरात्मा की आवाज, इसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। सर, आरएसएस वर्सेस कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूशन कैंडिडेट की बात चल रही थी, उसको कितना हद तक सही मानते हैं? देखो, उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं सीपी राधाकृष्णन सर की, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं इस चुनाव में देख रहा था कि कोई नक्सलियों का समर्थक हो और वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ाए, जो पार्टी, जो गठबंधन, उसकी देश के प्रति विचारधारा पे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और ये जीत भी यही इशारा करती है कि राष्ट्रभक्तों की, देशभक्तों की, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों के समर्थकों की जीत होगी। बहुत बड़ी जीत है। हाँ। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ, जो लगातार, जिनका संकल्प 2047 विकसित भारत का, और आज ये हम सौभाग्य झारखंड वासियों के लिए है कि आज देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हम सबकी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, देश की राष्ट्रपति, झारखंड में राज्यपाल रही, और आज सौभाग्य फिर झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों को मिला है कि हमारे राज्यपाल रहे, ऐसे उपराष्ट्रपति बने, और ये प्रचंड जीत है। सर, प्रचंड जीत है, लेकिन फिर भी सवाल उठा रहा है विपक्ष 15 वोटों को लेकर। विपक्ष को तो सवाल हर चीज में उठना है, उनके पास कुछ होता नहीं है, सवाल ही सवाल होते हैं। लेकिन
हम कह सकते हैं चाहे देश का विकास के बारे में हो, चाहे सुरक्षा के मामले हो, चाहे चुनाव का मामला हो, चाहे हर चीज में सवाल, देश से कोई लेना देना नहीं है। आज एनडीए के पक्ष में वोटिंग अरे तो भाई अब तो आपको लग रहा है हृदय परिवर्तन हो रहा है कि अब हृदय परिवर्तन किसी का हो जाए तो अच्छी बात है ना। देश के साथ खड़े हो रहे हैं, देश के विकास के साथ खड़े हो रहे हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बने हैं, तीसरी शक्ति कुछ ही महीनों में बन जाएंगे। ये देश प्रगति और हृदय परिवर्तन तो देश भर में आप देखना, बिहार की प्रचंड जीत। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, एनडीए ने जिस प्रकार से एक सुयोग्य व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज जो शानदार जीत हुई और पार्टी का बंधन टूटा। जब योग्य व्यक्ति, सुयोग्य व्यक्ति आता है तो पार्टी का बंधन तोड़कर उसका साथ कैसे मिलता है, उसका उदाहरण आज का रिजल्ट। तो आज कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। यहां उन्हें भारी प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। दरअसल जैसे ही वो रायबरेली पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोक लिया था। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए और इस दौरान भारी पुलिस बल इस भीड़ को हटाती हुई नजर आई, जिसके बाद राहुल गांधी का काफिला विरोध प्रदर्शन के बीच आगे निकल पाया। देखिए, राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएं हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा सड़क पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग अंदर स्नातक चुनाव के तैयारी में बैठे थे। बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की तो मुझे निकल करके आना पड़ा कि हम लोग फिर सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो अंदर थे वो भी निकल के आ गए और उसमें बीच बराव में मुझे भी सड़क पे आना पड़ा। अदरवाइज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिरोध था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं। अगर इसी आचरण के कारण तो उनका कार्यकर्ता किसी की भी मां को गाली दे रहा है। जिसको अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने आप को कह लेगा तो फिर मां तो उसके लिए मिट्टी हो ही गई ना। हम लोग तो मां को जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हम तो मां को सर्वोत्तम मानते हैं, मां को भगवान मानते हैं और वो खुद को भगवान मान बैठे हैं, तो ईश्वरी उनकी रक्षा करे। तो नेपाल में हिंसा से पूरा देश दहल रहा है। दिल्ली बाजार जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई है, आर्मी के जवान तैनात किए गए हैं। नेपाल में ओली सरकार के खिलाफ जेएनजी संगठन के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन दिख रही हैं। ऐसे में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच काठमांडू में कर्फ्यू जारी किया गया। इस बीच पुलिस और एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। चप्पे चप्पे पर एसएसबी और जवान गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री केपी ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में हिंसा लगातार जारी है। पिछले 3 दिन से लाखों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। नेपाल में हो रही हिंसा के बीच अलग अलग राज्यों के हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। गुजरात के भावनगर जिले के नारी गांव के कई लोग नेपाल में फंसे हैं। नेपाल में फंसे लोगों के लिए उनके परिजनों की चिंता सता रही है। वहीं भारत सरकार ने उन नागरिकों से भी अपील की है कि वे जहां भी हैं वहीं पर रुके रहें। केंद्र सरकार उनकी मदद के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। भावनगर के 43 यानी कि 43 लोग पोखरा के जो होटल है उसमें मीन्स के रुके हुए हैं और 2 लोग जो कि सीहोर तालुका के हैं वो काठमांडू के होटल में है। कल रात को जो 43 लोग हैं मीन्स की उनके प्रतिनिधि के साथ मेरी पर्सनल वीडियो कॉल के थ्रू बात हुई थी एंड सभी 45 के 45 लोग अभी सलामत है। आज सुबह से भी हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वहाँ पे नेटवर्क बंद होने की वजह से उनसे भी बात नहीं हो पा रही। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो माहिती है वो हमने ऊपर गांधीनगर और रेजिडेंट कमिश्नर साहब को भी दे दिया है। अभी हम लोग उनसे कंटिन्यू बात करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो फॉर्मल कार्यवाही है वो दूसरा देश होने के हिसाब से रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस और इंडियन एम्बेसी के मार्फत होगा, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन जो देना है वो हम दे चुके हैं।
तो बात होगी अब तमिलनाडु की, जहां तंजावुर जिले में एक नगर पंचायत अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में वो बाल बाल बच गए हैं। वहीं इस मामले में अब 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने जनता दर्शन में अपनी अपनी समस्याओं को रखा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यानपूर्वक सुना। कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया गया। साथ ही बचे हुए समस्या का समाधान करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। तो देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है। आपको बता दें कि यह बैठक देहरादून में हुई। बैठक में कई राजनीतिक नेता भी शामिल हुए और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। तो जेडीयू नेता नीरज कुमार ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित सीपी राधाकृष्णन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एनडीए के द्वारा अनुमोदित सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए भारी वोट डाले गए। यहां पर आपको बताते चले कि राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को करीब 150 वोट से मात दी है। मान्यवर सीपी राधाकृष्णन जी का चयन उपराष्ट्रपति पद के लिए संख्या बल के बुनियाद पर एनडीए उम्मीदवार की सफलता के रूप में हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो एनडीए गठबंधन था उसकी उम्मीद थी कि विपक्ष समर्थन करता, लेकिन विपक्ष ने हठधर्मिता का परिचय दिया और संख्या बल में उनका पराजय हुआ। तो एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चयन स्वच्छ संसदीय लोकतंत्र का प्रक्रिया का संदेश है। केंद्रीय मंत्री जी कृष्णन रेड्डी ने जो अपना मंतव्य व्यक्त किया है, वो उन्होंने आंतरिक रूप से नजदीक से इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया को देखा होगा। लेकिन यह तो सच है ना कि इंडी गठबंधन एक राजनीतिक ईर्ष्या की बुनियाद पर बना हुआ गठबंधन है। न इसका कोई नेतृत्व करता है, न इसकी नीतियां हैं। गठबंधन भी राज्यों के अंदर में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लीडर ऑफ अपोजिशन आप हो सकते हैं, वह दायित्व आपको मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं आप कमजोर साबित हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि इंडी गठबंधन के घटक दल ही आपस में संघर्ष कर रहे हैं और क्रॉस वोटिंग हो रहा है। तो जिस तरह से हालात इस वक्त पंजाब में बने हैं, उसको लेकर हर कोई चिंता में है। बाढ़ की वजह से पंजाब परेशान है। ऐसे हालातों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री भिजवाई है। जानकारी के मुताबिक नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री के ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के जन का, हरियाणा प्रदेश के लोगों का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी बाढ़ आपदा जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये प्राकृतिक आपदा आई है। बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। कहीं तो गांव के गांव इस बाढ़ आपदा में उसके शिकार हुए हैं और हमारे जो पशुजन है वो भी काफी मात्रा के अंदर डिस्टर्ब हुआ है। आम लोगों पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई है और उसको लेकर के हरियाणा के लोगों ने पंजाब के इस बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत अचानक बिगड़ने के कारण उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसी कड़ी में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने के लिए फोर्टिस अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री जी की कल हमारे साथ ही ब्रीफिंग भी हुई। उन्होंने 2-3 बार जो है ना उनकी सेहत के बारे में पूछा और भी कहा था कि आप यहाँ से जाते एक बार मिल करके मुझे उसका डिटेल जो है ना बताना है। तो मैं अभी हेलीपैड पे उतरते ही सीधे यहाँ आया। वैसे पहले से
काफी अच्छी बताते हैं, लेकिन मैंने कहा एक आध दिन और रुकना हो तो रुक जाओ, जल्दी करने से कोई लाभ नहीं है। पर वैसे ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने क्या ब्रीफिंग हुई, क्या पीएम साहब से बातचीत हुई, तो मैंने कहा हर दृष्टि से पॉजिटिव है। ये तो केवल और केवल 1600 करोड़ टोकन दिया है। असेसमेंट के बाद जो भी किसान को मैक्सिमम मदद की जा सकती है, घरों को किया जा सकता है, पशुओं का लॉस हुआ उसको किया जा सकता है, मकान टूटे हैं उसका किया जा सकता है, सभी दृष्टि से पॉजिटिव। और कल उन्होंने जो देखा है उसमें उनको हिमाचल से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है ना वो पंजाब के, और विशेष करके तो वो एक तरह से ये जो हमारा 4-5 जिले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके बारे में बिल्कुल हुई थी। और बाकी कुछ गग्गर के कारण से भी कुछ जिले उससे इफेक्टेड हो रहे थे, उनके बारे में जानकारी तो दे दी। और सारी डिटेल रिपोर्ट तो केंद्र की टीम भी आई थी 3 दिन पहले, वो भी देख करके गई है। तो सारी रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी असेसमेंट निकलता है सरकार पूरा मदद करता है। मैं सोचता हूं कि केंद्र का मदद करने का एक फॉर्मूला है। जो आपदा का राहत का पैसा होता है वो तो अपने आप ही सब स्टेट के खाते में चला जाता है, जो उनका शेयर है, चाहे केवल हम आपदा आए या ना आए तो भी वो उसके खाते में जाके जमा होता ही है। तो पंजाब में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कई गांव अब भी जलमग्न हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत पाक सीमा के पास स्थित मुहर जमशेर गांव में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। भारतीय सेना के द्वारा राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए नाव की सहायता ली जा रही है। साथ ही प्रभावित लोगों को खाना और पानी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।